नमस्कार, मैं नेहा सिंह और आप देख रहे हैं नेशन 24 न्यूज। और अब शुरुआत करते हैं कुछ बड़ी खबरों के साथ। दिल्ली में हर साल की तरह इस बार भी गणतंत्र दिवस के एक दिन पहले दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने ध्वजारोहण कर जनता को संबोधित किया। इस मौके पर सीएम केजरीवाल ने परेड की सलामी भी ली और फिर जनता को संबोधित भी किया। इस शुभ अवसर पर सीएम ने कहा कि जल्द ही दिल्ली से कोविड के प्रतिबंधों को हटाया जा सकता है। सीएम का कहना है कि बीते 10 दिनों के भीतर संक्रमण दर घटकर 20% पर आ गई है और ये इसलिए हुआ है क्योंकि दिल्ली में लगातार टीकाकरण हो रहा है। इसके साथ ही सीएम ने यह भी कहा कि आज हम प्रण लेते हैं कि हर बच्चे को बाबा साहब अंबेडकर के सपनों की शिक्षा प्रदान करेंगे। यूपी में 10 फरवरी को पहले चरण का मतदान होना है। इसके लिए सभी पार्टियों ने प्रत्याशियों का भी ऐलान कर दिया है। इसी के बीच कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री आरपीएन सिंह ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया है। कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद आरपीएन सिंह ने ट्विटर पर कहा कि आज जब पूरा राष्ट्र गणतंत्र दिवस का उत्सव मना रहा है, मैं अपने राजनीतिक जीवन में नया अध्याय आरंभ कर रहा हूं। आपको बता दें कि आरपीएन सिंह बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। उन्होंने अपने ट्विटर प्रोफाइल से कांग्रेस का नाम और उससे जुड़े पदों को भी हटा दिया है। गणतंत्र दिवस पर सुरक्षा के लिहाज से दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने बुधवार को चुनिंदा मेट्रो स्टेशनों पर सेवाएं में बदलाव करने का निर्णय लिया है। इसके तहत येलो लाइन पर गणतंत्र दिवस पर आयोजित समारोह को देखते हुए सुबह से दोपहर 12 बजे तक यात्रियों को केंद्रीय सचिवालय और उद्योग भवन मेट्रो स्टेशन पर प्रवेश और निकास की सुविधा नहीं मिलेगी, लेकिन येलो लाइन और वॉयलेट लाइन के यात्रियों के लिए यहाँ इंटरचेंज की सुविधा उपलब्ध रहेगी। 29 जनवरी को बीटिंग रिट्रीट समारोह के मौके के दिन भी केंद्रीय सचिवालय और उद्योग भवन मेट्रो स्टेशन पर मेट्रो सेवाएं दोपहर 2 बजे से शाम 6:30 बजे तक मेट्रो सेवाएं उपलब्ध नहीं रहेंगी। इस अवधि के दौरान केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन पर येलो लाइन और वॉयलेट के यात्रियों को इंटरचेंज की अनुमति होगी। शाम 6:30 बजे के बाद इन स्टेशनों पर भी सेवाएं सामान्य हो जाएंगी। कैमरून में आयोजित अफ्रीकी कप फुटबॉल टूर्नामेंट के एक मैच के दौरान स्टेडियम के बाहर मची भगदड़ में सोमवार को कम से कम 6 लोगों की मौत हो गई। एक स्थानीय सरकारी अधिकारी ने यह जानकारी दी है। इस घटना के बाद महाद्वीप के सबसे बड़े खेल आयोजित की मेजबानी के लिए मध्य अफ्रीकी देश की क्षमता पर सवाल खड़े होने लगे हैं। कैमरून के मध्य क्षेत्र के गवर्नर नौसेरी पॉल बिया ने यह कहा कि लोगों की मौत होने की आशंका है। उन्होंने कहा, हम अभी आपके हताहतों की कुल संख्या बताने की स्थिति में नहीं है। यूपी चुनाव की घोषणा के बाद बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती अपने चुनाव प्रचार का आगाज करने जा रही हैं। आपको बता दें कि मायावती 2 फरवरी को आगरा से पहली जनसभा करेंगी। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र मिश्रा ने बताया कि बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती 2 फरवरी को आगरा में कोविड नियमों का पालन करते हुए जनसभा को संबोधित करेंगी। उन्होंने बताया कि जनसभा का समय, स्थान और आगामी जनसभाओं की सूचना मीडिया बंधुओं को शीघ्र उपलब्ध कराई जाएगी। पार्टी महासचिव ने यह भी कहा कि जनसभा में कोविड नियमों का पालन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जनसभा का समय और स्थान और आगामी जनसभाओं की सूचना मीडिया बंधुओं को शीघ्र उपलब्ध कराई जाएगी। मध्य प्रदेश में अमेजन ऑनलाइन कारोबार करने वाली कंपनी के मालिक और प्रबंधन से जुड़े लोगों पर मामला दर्ज किया जाएगा। कंपनी पर आरोप है कि उसने जूते तक की बिक्री के लिए राष्ट्रीय ध्वज का उपयोग किया है। राज्य के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने संवाददाताओं से चर्चा के दौरान एक सवाल के जवाब में कहा है कि अमेजन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म द्वारा अपने उत्पाद की बिक्री के लिए राष्ट्रीय ध्वज के इस्तेमाल का मामला मेरे संज्ञान में आया है। यह असहनीय है कि जूते तक पर इसका उपयोग किया गया है। शहर विधानसभा से संयुक्त विकास पार्टी के प्रत्याशी के रूप में वैद्यराज किशन ने अपना नामांकन कराया। अब तक 19 चुनाव लड़ चुके किशन इस बार भी अलग अंदाज में पीपीई किट पहनकर नामांकन कराने पहुंचे। वे अपने साथ सैनिटाइजर और थर्मल स्कैनर भी ले गए थे, जिससे वहां मौजूद पुलिसकर्मी की भी जांच की। किशन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ गोरखपुर के कंपियरगंज से भी चुनाव लड़ेंगे। किशन को लोग फिल्मों के प्रचारक के रूप में जानते थे। कई तरह की आवाज में प्रचार की वजह से उनकी अलग पहचान थी। अब उनकी पहचान सबसे ज्यादा चुनाव लड़ने वाले नेताओं के रूप में होने लगी है।
सपा के कुंदरकी विधानसभा क्षेत्र से विधायक हाजी रिजवान का पार्टी ने इस बार टिकट काट दिया था। इससे विधायक रिजवान नाराज हो गए थे। टिकट कटने के बाद भी उन्होंने यूपी विधानसभा चुनाव 2022 लड़ने का ऐलान किया था, लेकिन किस पार्टी से इसके बारे में नहीं बताया। इसके बाद समाजवादी पार्टी ने उन्हें 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया था। उधर विधायक ने खुद भी पार्टी को इस्तीफा भेज दिया था। इसके बाद से उनके बसपा में जाने की चर्चा थी। मंगलवार को उन्होंने बसपा की सदस्यता ग्रहण कर ली और मायावती ने उन्हें कुंदरकी विधानसभा सीट से ही उम्मीदवार भी घोषित कर दिया। इससे पहले बसपा ने इस सीट पर अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया था। अब उसे बदलकर हाजी रिजवान को प्रत्याशी घोषित कर दिया गया है। और अब बात करते हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड की सबसे हॉट सीट इस समय धर्मनगरी हरिद्वार की मानी जा रही है, क्योंकि इस सीट पर भाजपा के 4 बार विधायक रहे मदन कौशिक और उनके सामने कांग्रेस के दमदार प्रत्याशी सतपाल ब्रह्मचारी खड़े हुए हैं, जिससे ये सीट चर्चा में है। आपको बता दें कि कांग्रेस के हरिद्वार विधानसभा से प्रत्याशी सतपाल ब्रह्मचारी ने आज सैनी आश्रम में अपना मुख्य कार्यालय का उद्घाटन किया, जिसमें कांग्रेस के कई दिग्गज मौजूद रहे। जिस तरीके से प्रदेश में कांग्रेस के 2 फाड़ नजर आते थे, उसको देखते हुए अनुमान लगाया जा रहा था कि इसका असर भी इस कार्यक्रम पर देखने को मिलेगा। पर जिस तरीके से कांग्रेस के नेता इस कार्यक्रम में पहुंचे, कहीं ना कहीं हरिद्वार विधानसभा से भाजपा के प्रत्याशी मदन कौशिक के लिए मुसीबत साबित हो सकती है। होता है वो सब एक निश्चित रूप से किसी एक ही व्यक्ति को टिकट मिलता है। जो पार्टी का आदेश है वो हमारे लिए सर्वमान्य है और निश्चित रूप से जिस प्रकार से अब जो टिकट मिला है उसके बाद अब आगे की जो रणनीति है सब मिलकर के हम उसमें काम करेंगे और सकारात्मक काम करते हुए जिताएंगे महाराज जी को। अपना उत्तराखंड में अपना सीएम भी बनेगा, हमारे विधायक बनेंगे सब। कितने वोटों से इस बार जीत होगा? अब देखो ये तो अच्छा है, बहुत वोटों से जीते हैं महाराज जी, मैं तो यही कहूँगी। और हमारा पूरा सहयोग महाराज जी को मिलेगा, क्योंकि महाराज जी का एक व्यवहार। उत्तराखंड विधानसभा 2022 के लिए कांग्रेस ने दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी है। वहीं झबरेड़ा से वीरेंद्र जाति पर कांग्रेस ने विश्वास जताया है। कांग्रेस की दूसरी लिस्ट जारी होते ही झबरेड़ा कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। वहीं झबरेड़ा से कांग्रेस प्रत्याशी को बधाई देने वालों का तांता लग गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने फूल माला डालकर स्वागत किया। दरअसल झबरेड़ा कांग्रेस से कई कार्यकर्ताओं ने दावेदारी की थी, लेकिन झबरेड़ा कांग्रेस से टिकट पाने में वीरेंद्र जाति सफल रहे। लगातार लोग वीरेंद्र जाति को बधाई देने के लिए उनके आवास पहुंच रहे हैं। हम लोगों के साथ हमारी टीम, हमारे साथी, सहयोगी, क्षेत्रवासी सभी का आशीर्वाद है। उन्हीं का आशीर्वाद लेकर के हम यहाँ तक पहुँचे हैं और इसी आशीर्वाद के सहारे हम लोग कांग्रेस झबरेड़ा जीतेगी और प्रदेश में निश्चित रूप से सरकार बनाएगी। आपको बता दें कि विधानसभा ज्वालापुर कांग्रेस प्रत्याशी बरखा रानी को बनाने पर ज्वालापुर क्षेत्र के गांव मुजाहिदपुर सतीवाला में लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि हमें ऐसा प्रत्याशी चाहिए जो हमारे साथ खड़ा हो, और आज तक हमारे साथ कोई भी विधायक और सांसद नहीं रहा और हमारा गांव धार क्षेत्र में माना जाता है। शाम को ग्रामीणों ने बैठकर निर्णय लिया कि शासन, जिला प्रशासन और राजनीतिक पार्टियों के जनप्रतिनिधियों ने उनके गांव की समस्याओं को नजरअंदाज किया है, जिससे ग्रामीण बहुत ही त्रस्त हैं। अधिकांश ग्रामीणों की राय है कि गांव की समस्याओं को लेकर विधानसभा चुनाव का पूर्ण रूप से बहिष्कार किया जाए। संतुष्ट है ही नहीं, जो मेहनत कर रहा है वो तो फल मिलना चाहिए था। जिनका जन्म जाता ही कांग्रेस में है, इन्होंने तो कभी पार्टी नहीं बदली और रोष है इस बात को लेकर। हमारे यहाँ तो 2 फिर जिला पंचायत सदस्य बन गया, 1 रुपए का काम बताओ यहाँ करवाया हमने मान में। इस बारे में विचार विमर्श करके बताओगे हम। सलाह मशवरा चल रहा है सबका भाई दिनेश के लिए। सुरेश राठौड़ को पूछो जाकर, हमने तो वोट दी ही नहीं सर। जनता ने वोट दिया, तो हम दूसरी पार्टी में थे, दूसरी पार्टी में था। गलत दे दिया टिकट। हम तो चाहते, हम दिनेश कुमार को चाह रहे थे, ये उसके साथ धोखा हुआ। हम देंगे तो दिनेश को देंगे। जनपद हरिद्वार की ज्वालापुर विधानसभा पर लंबे इंतजार के बाद कांग्रेस पार्टी ने प्रत्याशी घोषणा की है। इस बार कांग्रेस पार्टी ने पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष बरखा रानी को प्रत्याशी बनाया है। पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष बरखा रानी के पति विजयपाल कर्णवाल भी जिला पंचायत सदस्य कई बार बन चुके हैं और वे जिला पंचायत की
राजनीति के बड़े खिलाड़ी होने के साथ साथ ज्वालापुर क्षेत्र की जमीन से जुड़े नेता हैं। कांग्रेस ने इस बार इंजीनियर एसपी सिंह को झटका देकर बरखा रानी को उम्मीदवार बनाकर बाहरी प्रत्याशी का ठप्पा भी हटाने की कोशिश कर क्षेत्र की जनता का मन बढ़ाने का काम किया है। जब से बरखा रानी प्रत्याशी घोषित की गई हैं, तभी से क्षेत्र की जनता उनका अपने अपने गाँव में स्वागत कर रही है। लंबी जद्दोजहद के बाद कांग्रेस पार्टी ने लक्सर सीट पर 64 वर्षीय डॉक्टर अंतरिक्ष सैनी का नाम फाइनल कर दिया है। इस सीट पर पैरव कैबिनेट मंत्री साहब सिंह सैनी, कांग्रेस सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष राजेश रस्तोगी और विधायक तस्लीम अहमद, वरिष्ठ नेता कुशलपाल सैनी, प्रदेश सचिव संजय सैनी और डॉक्टर अंतरिक्ष सैनी सहित आधा दर्जन से अधिक नेताओं द्वारा पार्टी की टिकट की मांग की जा रही थी। नेताओं की लाइन लंबी होने की वजह से टिकट को लेकर लगातार घमासान चल रहा था, लेकिन इस पूरी लड़ाई में डॉक्टर अंतरिक्ष ने आखिर बाजी मार ली। इस सीट पर सैनी समाज की वोट निर्णायक स्थिति में होनी और चुनाव लड़ने की बारीकी जानना डॉक्टर अंतरिक्ष सैनी के टिकट होने का आधार बना है। बालाघाट जिले के आदिवासी बाहुल्य बेहर निवासी रिटायर्ड शिक्षक दिनेश कुमार वर्मा को देश में सर्वाधिक ऊंचाई वाले गेंदे फूल के पौधे लगाने के लिए इंडिया बुक्स ऑफ रिकॉर्ड ने सम्मानित किया है। पिछले 50 वर्षों से यहाँ पर बैहर में हैं। मैं गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल से आदिवासी प्राप्त हुआ 30 अप्रैल 21 को और गार्डनिंग करने का मेरा शुरू से ही शौक़ रहा है और उसी के तहत जो है मैं टेरेस पर भी गार्डन लगाया है यहाँ पर भी और इसमें गेंदे के और विभिन्न करीब बहुत सारे पौधे हैं और देख रेख मेरा छोटा बेटा और सभी परिवार के लोग करते हैं और ये संस्कार माताजी से मिले हैं, स्वर्गीय श्रीमती शांति वर्मा जी से और उनका तो इस ओर किचन गार्डन की ओर बहुत ज़्यादा ध्यान था। जब भी कोई ताज़ी सब्जी वगैरह लगती थी तो वो अपनी बाड़ी से ही हम। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।